हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 67, जो कि आज तारीख हो चुकी है 15 नवंबर 2023 और 15 नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके विचारों का समूह होता है। जो वह सोचता है वैसा वह बन जाता है। दोस्तों हम जैसा सोचते हैं जैसा करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अगर हमने सोच लिया कि इस मंजिल को हासिल करना है, ये हमारा लक्ष्य है, इसको हासिल करके दिखाना है, तो हम करके दिखाते हैं। अगर उसी टाइम हम हताश हो जाते और बिखर जाते उसी टाइम, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। और उसी टाइम हम ठान लेते हैं कि ये करके दिखाना है, तो हम वहाँ से निखर कर सामने आते हैं सारी दुनिया के सामने। तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक बन गया है? तो ये घूमने योग्य जो सबसे अच्छे शहरों में से एक बन गया है, वो बन गया अपना सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य सिक्किम को नेशनल जियोग्राफिक द्वारा 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक नामित किया गया है। सिक्किम अपने आश्चर्यजनक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसमें राजसी कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला भी शामिल है, जो पृथ्वी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पृथ्वी की सबसे तीसरी ऊंची चोटी कौन सी हो गई? ये हो गई कंचनजंगा। तो कंचनजंगा ये पृथ्वी की सबसे तीसरी जो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला है, ये पृथ्वी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं जो कि सिक्किम में इसकी राजधानी हो गई गंगटोक। इनको 7 बहनों के जो भारत के अंदर 7 पूर्वी राज्य हैं, उनमें से 7 बहनों के नाम से भी सिक्किम को जाना जाता है। और यहाँ ज़्यादातर घूमने के लिए आते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उनका लुत्फ़ उठाने के लिए आते हैं लोग। इसके अलावा यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ भी है, हरे भरे जंगल भी है और दृश्य बहुत ही अच्छा होता है सिक्किम में। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्थान है। तो एक तो मगन हो गया, गंगटोक हो गया, गुरुडोमार झील हो गई, लांगचुक गांव हो गया, युमथांग घाटी हो गई, लोचेन गांव हो गया, माउंट कटाओ, चंगुलेंग, शेवेन हो गया और वाटरफॉल हो गया, नाथुला दर्रा हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं तो बाबा मंदिर हो गया, चोपता घाटी हो गई, फेनसोंग हो गया। ये बहुत से स्थान है यहाँ पर जो कि घूमने योग्य स्थान है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप एक बार जॉब लगने के बाद में जाके आना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने अपराध से निपटने और सुरक्षा प्रयासों को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया? तो भारत और भूटान ने सुरक्षा प्रयासों के लिए भी हाल ही में हाथ मिलाया है। जो कि भूटान देश का भारत के साथ एक ऐसा समझौता हुआ है अभी हाल ही में, जिसके कारण भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। अब जो भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भारत की है। भूटान की सीमा चीन देश से भी सटी होने के कारण इस समझौते से में भारत देश का भी हित है, क्योंकि चीन देश से इसकी भूटान की सीमा सटी हुई है। तो अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ले रहा है। तो भारत के पक्ष में बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि फ़ायदा है और भारत के हित में ये फैसला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। IARI ने पराली जलाने से निपटने के लिए निम्नलिखित में से धान की कौन सी किस्म विकसित की है? तो अभी इससे निपटने के लिए जो धान की किस्म विकसित की है वो की है पूसा 2090। ये भी हाल ही में विकसित की है। अब इसके बारे में देखते हैं। जो नई दिल्ली है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की फुल फॉर्म हो गई। तो इसने क्या किया है, IARI ने
कहा है कि पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए वह ब्रिगेड जो प्रोग्राम है वो चला रही है। इसमें वह कम अवधि के चावलों की किस्म अधिक उपज प्राप्त करने के लिए ब्रिगेड जो कार्यक्रम की कोशिश कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को लंबी अवधि वाले पूसा 44 किस्म के स्थान पर नए कम अवधि वाले धान फसल की ओर आकर्षित किया जाए और कम अवधि की फसल लाई जाए। जो पूसा है उसकी अवधि क्या है, 155 दिनों में पक जाती है, जबकि उससे भी कम अवधि वाली फसल लेकर आना IARI का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और उन्नत नालसा हेल्पलाइन किसने लॉन्च किए? तो ये अभी लॉन्च करने वाले हो गए अपने DY चंद्रचूड़, जो कि अभी मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने ये चीज़ लॉन्च की है। अब इन्होंने भी ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अवसर पर भारत हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाता है? दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये धन्वंतरि जी की जयंती पर मनाते हैं और ये हर साल यानी इस बार तो 10 नवंबर को मनाया गया और हर साल जैसे कि धनतेरस आती है उस पर मनाया जाता है। और धन्वंतरि जी ने फर्स्ट भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है और इसकी हम जानते हैं तो ये किस क्षेत्र में किया वो आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खो खो उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने के लिए AMNS इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भी जो हाल ही में किया है, ये किया है उड़ीसा ने, जो कि खो खो के उच्च स्तरीय केंद्र स्थापित करने के लिए AMNS इंडिया के साथ समझौता किया है, उड़ीसा ने किया। जो उड़ीसा के राजधानी हो गई भुवनेश्वर, वहाँ पर ये बढ़ावा देने के लिए किया गया है और वहाँ के जो CM है नवीन पटनायक, उन्होंने ये कदम उठाया है, उन्होंने हाथ मिलाया है AMNS के साथ में, इन्होंने हाथ मिलाया, समझौता किया है और इसकी फुल फॉर्म हो गई है जो कि हम देखते हैं ArcelorMittal निप्पॉन स्टील, ये AMNS की फुल फॉर्म हो चुकी है। अच्छा, नवीन पटनायक ने जो खो खो खेल है इसके बारे में स्वदेशी खेलों का समर्थन करना चाहते हैं और खो खो HPC की स्थापना के लिए AMNS के साथ यह साझेदारी भारतीय खेलों के प्रदर्शन समर्थन के लिए एक नया मानक स्थापित करेगी। तो ये हो गया AMNS के बारे में डिटेल से और ये आपके सामने नवीन पटनायक जी है जो कि खो खो के लिए समझौता ज्ञापन अभी हाल ही में किया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व के पहले रोबोट CEO का नाम क्या है? तो पहले रोबोट CEO का नाम है मिक्का। दोस्तों ये क्या है, जो कि मिक्का है इसको CEO बनाया गया है, विश्व का पहला रोबोट CEO है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जैसे जानते हैं कि इस कंपनी का डायरेक्टर है जो कि कोलंबिया की एक कंपनी है, इसने मिक्का नाम के एक रोबोट को CEO बनाया है, यानी मिक्का नाम का एक रोबोट है उसको CEO बनाया है। और मिक्का हसन रोबोटिक्स और डायरेक्टर दोनों की मेहनत का नतीजा है, यानी जो ये मिक्का हसन है ये रोबोटिक्स और डायरेक्टर इन दोनों की मेहनत का ये नतीजा है। आपको याद दिला दे कि हसन रोबोटिक्स ने ही पॉपुलर ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स जो सोफिया को तैयार किया था, ये भी इसी कंपनी ने तैयार किया था। तो दोस्तों अब देख सकते हो आप, CEO भी MD CEO भी ये बन रहे हैं रोबोट, तो इंसान का क्या काम रह जाएगा। तो जल्दी से बढ़िया तैयारी कर लो जिसके कारण आप जॉब लग सकते हो जल्दी से जल्दी। ये आपके सामने पूरी डिटेल, इस कंपनी का डायरेक्टर है जो कि कोलंबिया की एक नई कंपनी है, इसने मिक्का नाम के एक रोबोट को CEO बनाया है, यानी मिक्का नाम का एक CEO बनाया है जो कि ये क्या है, हसन रोबोटिक्स जो कंपनी है मिक्का हसन रोबोटिक्स और डायरेक्टर इन दोनों की मेहनत का नतीजा है और इसी कंपनी ने वो सोफिया नाम का रोबोट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी
शीत तेल उत्पादन सुविधा किस राज्य में जल्द ही खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी गुजरात के अंदर, जो कि शीत तेल उत्पादन की सुविधा की सबसे बड़ी जो है वो फैक्ट्री खोली जाएगी। तो ये हो गई गुजरात के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या होगा उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि भारत बोटेनिक्स गुजरात में भारत की सबसे बड़ी ठंडे तेल उत्पादन की सुविधा स्थापित करेगा। इस विकास से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसमें गुजरात में रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है, जिससे कि नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार को लाभ मिलेगा। गुजरात की आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण अनुकूल कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह खबर कृषि रसायन उद्योग को प्रभावित करेगी। जो संबंधित क्षेत्रों में जो कृषि है, सरकारी नौकरियां हैं, इच्छुक उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। मतलब ये हो गया कि ठंडे तेल का उत्पादन स्थापित कहाँ होगा? गुजरात में होगा। और इस विकास में कृषि को बढ़ावा मिलने वाला है, कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलने वाला है और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको नौकरियां मिलेगी। गुजरात की आर्थिक वृद्धि होगी, पर्यावरण अनुकूल कृषि किया जाएगा, कृषि रासायनिक उद्योग है उन पर ध्यान दिया जाएगा और जो संबंधित क्षेत्र है, सरकारी नौकरियों जो इच्छित उम्मीदवार है उनको कृषि के अंदर भी रोजगार ज़्यादा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार का दावा करता है? तो ये खिलाड़ी हो गया अपना सचिन रविंदर। ये हो गया जो कि अक्टूबर माह का जो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है उसका दावा करता है। अच्छा, इन्होंने क्या क्या किया है? तो जो सचिन रविंदर है न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर है और 2023 के लिए पहला वनडे वर्ल्ड कप खेले हैं। इसमें इन्होंने अपनी बैटिंग से लोगों को दीवाना बना दिया, यानी अपनी बैटिंग से लोगों को अपना दीवाना बना लिया। अब उन्हें अक्टूबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिल गया है, जो कि भारत का जसप्रीत बुमराह है और साउथ अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डिकॉक है उनको पछाड़ दिया है इन्होंने और उनको पछाड़ के यह प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब इन्होंने जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो ये जीतने वाली हो गई हेले मैथ्यूज, जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ महिलाओं के लिए जीता है। इन्होंने क्या किया है? ये दुबई के अंदर आयोजित हो रहा है, जो कि वेस्ट इंडीज के कप्तान हेले मैथ्यू के मौजूदा विश्व चैंपियन जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम की T20 सीरीज शानदार प्रदर्शन के बाद में अपना दूसरा आईसीसी जो महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। इन्होंने क्या किया? T20 के अंदर अभी जीता है और ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता है इन्होंने। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, शानदार लगा, जानदार लगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कीजिए।